इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अबाकस के बारे में। अबाकस आप लोग जानते हो, पहले आप लोग शायद पढ़े हैं क्या? अबाकस सिस्टम है जिसका वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अबाकस है वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लिख लीजिए एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देखा कि अपने वायुयान में या जहाँ भी जिस भी उसमें व्हीकल्स में हमने रडार का सिस्टम लगाया था। रडार सिस्टम कुछ ऐसा होता था कि एक तरह से बहुत अच्छी तरह की कोई नहीं हुई, इस तरह से जैसे बड़ा अच्छे से इस तरह से। तो जो रडार सिस्टम लगा रहता था इसके इसी पे बिल्कुल लो पेज के आगे, सबसे आगे जो ऑर्डर होता है उसी पर ही रडार सिस्टम लगा रहता था। तो क्या करता था कि जैसे किसी भी दुश्मन के आने वाले किसी भी जो है घातक हथियारों अथवा मिसाइल्स को वो क्या करता था, एक तरह से रडार सिस्टम से इससे पहचान लेता था, डिटेक्ट कर लेता था कि यहाँ आगे समस्या है कुछ इस तरह से। तो अबाकस से हट के चीजें हुआ करती थी जो कि यहीं पर लगा रहता, इसके बोर्ड पे इस तरह से आगे ही नोक पे इसके इस पे ही लगी रहती थी। लेकिन बाद में ऐसा लगा, हमें जरूरत ऐसी पड़ी कि सिर्फ एक तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें चारों तरफ डिटेक्ट करना पड़ेगा। चारों तरफ मतलब 360 डिग्री में पूरी तरह से हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। और किससे? इसी जो है आपके रडार से ही आपके काम करना पड़ेगा। रडार, ठीक है। रडार आपको मैंने बताया हुआ है। रडार जो सिस्टम यहाँ पे लगा रहता था, उसके अलावा हमने कुछ ऐसा डेवलप किया कि यहाँ से इसमें ऐसे डॉट 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 इस तरह चीजें होती थी इसमें इस तरह से। तो यहाँ से 360 पूरा घूमता था, मतलब उसके समझ लीजिए कि आप पीठ की तरफ एकदम वहां से एक ऐसा लगा रहता था स्टैंड के बाद, जहां से वो तीनों तरफ 360 डिग्री घूमकर और चारों तरफ पूरा घूमकर और चारों तरफ जो है रडार सिस्टम से निगरानी भी करता था और उनको डिटेक्ट करके यहां तक कि ऐसे ऐसे घातक जो है बनाए गए व्हीकल्स जिन पे लैस ऑलरेडी मिसाइल लैस करके कि जहां कहीं से कोई प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत वहीं से प्रतिरक्षा भी किया जा सके और उनके ऊपर अटैक भी किया जा सके। तो सिर्फ इससे न काम चलते फिर हमने इस टेक्नोलॉजी का विकास किया जो 360 डिग्री में रडार टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उसको कहते हैं अबाकस, ठीक है। जो कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है 360 डिग्री, आप सोचिए कि आपके पास अगर कई स्तर से कई जगह से आंखें हो पीछे से पे, तो हर स्तर से आप देख सकते हैं। तो फिर तो ये भी तो है कि अगर हर तरफ आप देखने लगेंगे तो हर तरफ देखने वाली जो चीजें हैं, जैसे ही मैंने बताया था कि उसमें उस तकनीक के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग तकनीक के अंतर्गत या सैटेलाइट तकनीक के अंतर्गत जब आप हर जगह देखने लगोगे तो उन सब सूचनाओं को भी आप इकट्ठा करोगे, सूचनाएं फिर प्रोसेस करोगे, सूचनाएं प्रोसेस करके फिर अगले जगह तक आप उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे भी। अब पता चला सामने से बाबा ये दिख गए चौराहे पर, पीछे मौसा भी दिख रहा है, पीछे से पता चला पीछे से मौसा भी दिख रहे हैं, तो दोनों की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ रखना पड़ेगा ना। अब क्या होता है, हमारा वो जो मेमोरी सिस्टम है, जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। अब इनको आगे वाले को तवज्जो दे या पीछे वाले को, तो पहले वही वाला सिस्टम था, जैसे एक ही जगह से बस काम करता था, सभी तरफ चारों तरफ निगरानी नहीं कर पाता। लेकिन अबाकस ने क्या किया, एक ऐसा तकनीक इसके अंतर्गत विकसित किया गया कि इसमें चारों तरफ जो है 360 रोटेशन में
हेलीकॉप्टर्स हो गए या हवाई जहाज, इस तरह से जो भी, या कोई ऐसे व्हीकल्स हो गए, एयरबोर्न व्हीकल्स हो गए, तो उनमें क्या था कि जो है इस तरह का जो है सिस्टम लगाया गया। तो थोड़ा सा आपको इसमें इस तरह का कुछ बना के एक डायग्राम छोटा सा, इसके बारे में 2 लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें जो भी ये चीजें हैं आपको इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। ये जो डॉट डॉट जो चीजें इसमें बने हुए पैनल पे, ये टीआर मॉड्यूल है। टीआर मॉड्यूल, ठीक है। ये टीआर मॉड्यूल का काम करते हैं, जो कि पिन पॉइंट जो चित्र जो बने हुए हैं उस पे, वो टीआर मॉड्यूल उसको नाम से जाना जाता है। और इस तरह का जो रडार सिस्टम था, फाल्कन रडार, इसमें पॉइंट्स बना के लिखेंगे आप लोग। फाल्कन रडार जो कि इजराइल का है, फाल्कन रडार इजराइल के द्वारा विकसित की हुई, इजराइल का फाल्कन रडार है जो अवाक्स सिस्टम है। फाल्कन रडार इजराइल का है। इसके बाद ही IL-76 जहाज जो रूस का है। फाल्कन रडार इजराइल का है और IL-76 ये किसका है? रूस का है। रूस का जहाज है जिसपे इस तरह का एवाक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि 360 डिग्री देख सकता है और देखकर इसे आई इन द स्काई भी, इसे आई इन द स्काई भी कहते हैं। इसे आई इन द स्काई भी कहते हैं। आई इन द स्काई भी कहते हैं। मतलब एक चीज और इसकी खासियत है, खासियत इसका एक पॉइंट में और लिखेंगे, यह सभी मौसम में काम करता है। हर समय और सभी मौसम में, दिन हो चाहे रात हो, और सभी मौसम में। क्योंकि आपको पता है कि जो रडार सिस्टम होता है वो कैसा सेंसर, मैंने पहले दिन बताया था आपको, वो कैसा है? एक्टिव सेंसर है। एक्टिव सेंसर पर आधारित ये तकनीक है जो कि क्या करता है, अपनी ही जो है ऊर्जा से, अपनी ही रेडिएशन, खुद के उत्पन्न रेडिएशन से ये काम करता है। और जो पैसिव सेंसर जो होते हैं रडार के अतिरिक्त, वो क्या करते हैं कि जैसे आपके सिंपल कैमरा सिस्टम हो गया, मोबाइल सिस्टम हो गए, तो जब उजाला कहीं रहेगा तभी तो आप उसको क्लिक कर पाओगे। अब हाईटेक जो आजकल मोबाइल से बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, या आजकल तो इंफ्रा रेड लाइट वाली जो सीसीटीवी कैमरे भी आ रहे हैं जो रात में भी डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले जो सिंपल तरीके से जो होते थे, उसमें क्या था कि वो जब तक सूर्य की रोशनी या कोई बाह्य प्रकाश या इस तरह से बाह्य ऊर्जा की सहायता से ही वो क्या करते थे, उसको किसी चीज को डिटेक्ट कर पाते थे या उसका प्रतिबिंब बना पाते थे, फोटो उसकी ले पाते थे। लेकिन वो उस टाइम में क्या होते थे, पैसिव सेंसर के अंतर्गत आते थे। वो पैसिव सेंसर के अंतर्गत आते थे जो बाह्य स्रोत पर, बाह्य ऊर्जा पर आधारित थे। लेकिन एक्टिव सेंसर जैसे रडार टेक्नोलॉजी क्या है? एक्टिव सेंसर है, तो किसी भी मौसम में और किसी भी समय ये काम करता है। इसके बाद है, इसमें बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, एस बैंड और सी बैंड। एस बैंड और सी बैंड। ठीक है ना? यस बैंड और सी बैंड इसका फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम है इसमें यस बैंड और सी बैंड फ्रीक्वेंसी। बैंड जैसे आप रेडियो पे बैंड सेट करते हो ना, बैंड आप लोगों ने रेडियो चलाया है कभी? नहीं चलाया? चलाते हो। अभी वो बैंड सेट करते, पहले तो टीवी भी आता था उस टाइप का, टीवी टेलीविजन, इसमें
खट 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 करके ऐसा होता था, पुराना टीवी डिब्बा ऐसा होता था, उसमें तो क्या करते थे, बैंड सेट करते थे, और बैंड किसमें डिपेंड होता था, फ्रीक्वेंसी पे होता था ना। तो ऐसे ही इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, एस बैंड और सी बैंड, ठीक है। इसके अलावा अब तो हमने ये जान लिया कि फाल्कन रडार इजराइल का है, IL-76 रशियन का है, रूस का है, लेकिन हमने क्या बनाया, इसमें आप लोग लिखेंगे DRDO ने नेत्र बनाया है, DRDO ने नेत्र बनाया है, NETRA, DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नेत्र NETRA नेत्र का निर्माण किया, नेत्र बनाया है, जो कि एक साथ कई दिशा में कवर कर सकता है, कई दिशा में कवर कर सकता है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ छुट्टी हुई चीजों को थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग ने आकाश मिसाइल्स के बारे में देख लिया था, उसमें डिटेल्स सारे लिख लिए थे, नोट कर लिए थे। अब हम बात करते हैं सौर मिसाइल, आपके सिलेबस में भी है सौर मिसाइल। सौर मिसाइल ये समझ में आ गया सर? एक सर प्रहार करके था सर, प्रहार मिसाइल, प्रहार भी बताएंगे, प्रहार भी आगे आएगा, प्रहार के बारे में बताएंगे। हम लोग पहले सौर मिसाइल के बारे में देखते हैं। सौर मिसाइल, सौर मिसाइल, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे और समझेंगे भी। DRDO द्वारा विकसित किया गया सौर मिसाइल में, DRDO द्वारा विकसित किया गया 1994 में। सौर मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। और कब? 1994 में इसको शुरू किया गया। और इसका अगला पॉइंट, इसकी जो खासियत है, इंटर कॉन्टिनेंटल सरफेस बेस्ड, इंटर कॉन्टिनेंटल सरफेस बेस्ड सरफेस टू सरफेस, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल सॉलिड लिक्विड प्रोपल्सन, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्सन, प्रोपल्सन सिस्टम। प्रोपल्सन मैंने आप लोगों को बताया है प्रणोदक। प्रोपल्सन क्या है? जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों उसमें टाइप के ईंधन फ्यूल्स भरे गए हैं। इसमें मैंने बताया आपको ऑक्सीकारक और हाइड्रोजन फ्यूल इसमें होते हैं, जो कि माइनस टेम्परेचर पे, माइनस कितने बताए थे मैंने, बहुत कम से कम एकदम, और कंप्रेस्ड जो है होते हैं। इस टाइप के प्रोपल्सन सिस्टम में सॉलिड लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल्स इसमें भरे जाते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड प्रोपल्सन। और इसके आगे लिखेंगे अगले पॉइंट में पनडुब्बी परमाणु सक्षम, पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल। यह क्या है? पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल, मतलब इसको पनडुब्बी से भी लैस किया जा सकता है, ठीक है ना, सक्षम मिसाइल है। IGMDP के तहत, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख देते हैं हम, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत निर्देशित, इसका हिंदी में अगर लिखने क्या है, इंग्लिश दोनों लिखे आप लोग, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम,
लिखा है आपको एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, और इंग्लिश में लिखा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, अब मान लीजिए पूछ ले आपको 4 ऑप्शन देके और पूछ ले कि कौन सा इसमें से इंटीग्रेटेड आईजीएमडीपी के तहत विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप टिक लगा देंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं इसमें, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना और पढ़ना विशेष रूप से। ये जो है जितना वेट इसका है, वेट मतलब है कितना है 55,000 किलोग्राम, 55,000 किलोग्राम इसका वेट है, 55,000 किलोग्राम का इसका वेट है। इसका जो वजन है कितना है 55,000 किलोग्राम। लेंथ इसकी जो है 40 मीटर है। अब आप सोचिए इतनी बड़ी जो है मिसाइल सिस्टम है, लेंथ इसका 40 मीटर है, और वारहेड 250 से 750 किलो टन, 250 से लेंथ इसका कितना है भाई 40 मीटर। ठीक है, और जो इसका वारहेड है, वारहेड इसका 250 से 750 किलो टन, लिखेंगे 250 से 750 किलो टन। और रेंज इसका परास मतलब जो इसकी मारक दूरी है, कितनी दूरी तक ये मार कर सकता है, रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर, 12,000 से 16,000 किलोमीटर। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है, अधिकतम जो मारक जो हुआ है गति है स्पीड, वो क्या है मैक 24 मैक है, 24 मैक। अब आप समझ सकते हैं कि एक मैक में कितना होता है भाई 1195। जी बिल्कुल, उसमें मतलब आप समझ लीजिए 1195 × 24, इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 29,401 किलोमीटर पर आवर, 29,401 किलोमीटर पर आवर। ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा इसको, 32,401 किलोमीटर पर आवर। और इसको एक पॉइंट और इसके बारे में, के सागरिका का एक संस्करण है, के सागरिका का एक संस्करण है, वर्जन है, सागरिका सीरीज का ही एक वर्जन है, सॉरी ठीक है ना, के सागरिका सीरीज का आपने लिख ही दिया है। सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल इसमें आप ऐड करना चाहेंगे ऐड कर लीजिएगा, टैक्टिकल मिसाइल। और इसमें एक लास्ट जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यह है कि उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इनका पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब इतनी हाई स्पीड होने की वजह से इनका उपग्रह या किसी प्रकार के एरियल फोटोग्राफी से इनका कोई पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इनका पता नहीं लगाया जा सकता।
इसके बाद हम लोग धनुष के बारे में देखेंगे। धनुष DHANUSH, धनुष DHANUSH। धनुष, धनुष के बारे में कुछ 2-4 लाइन की इंफॉर्मेशन है। यह कि समुद्र आधारित कम दूरी की लिक्विड प्रोपल्सन, समुद्र आधारित कम दूरी की क्या है? लिक्विड प्रोपल्सन। लिक्विड प्रोपल्सन द्रवित प्रणोदक के रूप में, और ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है धनुष। बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताया है कि इनकी एक अलग अलग क्वालिटी होती है, इनकी एक पहचान होती है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? जो सरफेस के पैरेलल में कम ऊंचाई पे बिल्कुल उसकी मारक क्षमता होती है, मतलब सरफेस के पैरेलल में होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वो पैराबोलिक होता है। ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात है, पैराबोलिक होता है। जो पैराबोलिक इसको मारा जाता है और काफी दूरी ये कवर करता है। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल कॉस्ट की मिसाइलें देखिए बनाई जा रही है, तो कितने 15-15 हजार किलोमीटर तक की एक द्वीप महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप मारती है। लेकिन क्रूज टाइप की मिसाइल है 300 से 400, 800, 900 ऐसे किलोमीटर, ज्यादा दूरी इसकी नहीं है। और इस जमीन से कुछ ही ऊंचाई पे क्रूज की मिसाइल्स के लिए एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि बिल्कुल प्लेन एरिया होना चाहिए, हिली एरिया नहीं होना चाहिए, कोई उसके आगे रुकावट बाधा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें होती है। और ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स का प्रयोग बॉर्डर एरिया के लिए ही या कोस्टल एरिया के लिए ही ज्यादातर किया जाता है। कोस्टल एरिया, तटीय जो है एरिया के लिए किया जाता है। ये इसका विशेष जो है क्या है? पहचान। ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपको कभी भी पूछा जाए या जानकारी दिया जाए तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में दोनों में आप लोग अंतर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि बैलिस्टिक पैराबोलिक होता है और क्रूज जो है सरफेस से उसके पैरेलल में उसको मारा है। ठीक है ना, और ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, बैलिस्टिक में क्या होता है? मैक्सिमम उसकी जो हाइट होती है 18 किलोमीटर। कितना बताया था? 18 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम लगभग हाइट होती है। और जो उसकी जो होती है हाइट, मैक्सिमम हाइट, वहां पे क्या होता है? जो उसकी स्पीड होती है क्या होती है? शून्य। और फिर जाकर वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत अपने लक्ष्य पे गिरता है। वो क्या करता है? गुरुत्वीय जो आकर्षण शक्ति है उसके आधार पर फिर अपने आप वहीं जाके गिरता है, पैराबोलिक पाथ। तो इसमें और एक चीज है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत यह आता है। हो गया भाई? पृथ्वी सेकंड का नौसैनिक वर्जन, यह जो है पृथ्वी सेकंड का नौसैनिक वर्जन है, नेवल वर्जन है। यह पृथ्वी सेकंड का नेवल वर्जन, नौसैनिक नेवल वर्जन। ठीक है, नेवल वर्जन है पृथ्वी सेकंड का। और इसकी रेंज लिख लीजिए, मारक क्षमता 350 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रहार की, जो आपने अभी बात किया प्रहार की। प्रहार के बारे में हम बताते हैं। प्रहार, प्रहार के बारे में लिख लें, बस इसके बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं है। रेंज इसकी जो मारक क्षमता है 150 किलोमीटर की है।
150 किलोमीटर की है और यह जो है सतह से सतह पर वार करने वाला सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रूप में है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रूप में है। ठीक है ना, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रूप में है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसके बाद बारी है अस्त्रा की, अस्त्र, 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 इसके बारे में लिखे थोड़ा सा कि यह मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है, एयर टू एयर, एयर टू एयर। इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, विकास इसका किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। और इसको एयरफोर्स और इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ ऐसी मिसाइलें ही निर्माण की गई जो कि घातक मतलब प्रहार के लिए ही, जो कि आक्रामक उद्देश्यों के लिए ही, आक्रामक उद्देश्यों के लिए ही जो मिसाइल्स का निर्माण किया। लेकिन ऐसी मिसाइलें जो कि हम जो भी, जैसे मान लीजिए पैराबोलिक अगर किसी मिसाइल को छोड़ते हैं, जैसे बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल या क्रूज टाइप की मिसाइल, तो आक्रामक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको किया जाता था। लेकिन ऐसे उद्देश्य जिसको आक्रामक आने वाली मिसाइल्स को हम बीच में ही नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, वो अपने लक्ष्य तक न पहुंचने पाए, और कैसे इसको पता कैसे करेंगे कि ये हम इसको बीच में ही कैसे रोकेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि शत्रु देश के द्वारा जो है मिसाइल फेंकी गई है, भेजी गई है। ये हमारा रेडार टेक्नोलॉजी बताता है, हमारा जो रेडार टेक्नोलॉजी है यह बताता है कि शत्रु के द्वारा मिसाइल भेजी गई है। उसके रेंज में आने वाला जो भी दूरी उसकी कवर करता है, वो तत्काल ही जो है क्या करता है, कंट्रोल रूम को सिग्नल देता है कि इस तरह से हमारी इस परिधि में दुश्मन का इस तरह का जो है मिसाइल है, वायुयान है या किसी प्रकार की व्हीकल है, वो आ रही है। तो उसके खिलाफ क्या करते हैं हम, अपनी तरफ से, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस तरफ से भी उसी पाथ में हम उसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भेजते हैं। जिससे क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ से मिसाइल भेजा गया, तो हम यहाँ से मिसाइल को भेजेंगे और इसको रास्ते में ही जिससे वो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही समाप्त किया जा सके। तो इस तरह की मिसाइलों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें इंटरसेप्टर AD-1 इस तरह से एयर डिफेंस टाइप की मिसाइल्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत हमें लगा कि कुछ इस तरह की जो चीजें हैं थोड़ा सा पहले बता देना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का बैकग्राउंड लगभग नहीं होता इस तरह का, जो डिफेंसिव जो बैकग्राउंड होता है डिफेंस से रिलेटेड, उसको बताते। फिर बाकी उसके बाद बहुत सारे आपके पास है जो जैसे वह है, एक मिनट मुझे समझ कर दीजिएगा। तो डिजी लॉकर वगैरह आप लोग भी चलाते हैं क्या? डिजी लॉकर
अभी एक नई तकनीक है, इसको जान लें आप लोग। डिजी लॉकर वगैरह आप लोग चलाएंगे तो अपना यूजर आईडी वगैरह इसमें डाल देना होता है, और डिजी लॉकर ऐसे सभी स्मार्टफोन रखने वाले लोगों के पास डिजी लॉकर अवेलेबल होना ही चाहिए। जितने भी आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं, डिजी लॉकर के अंतर्गत। अभी मुझे लगता है जब आपकी स्कॉलरशिप की बात की गई थी तभी उसमें डिजी लॉकर की अनिवार्यता थी, क्यों ऐसा था क्या? डिजी लॉकर चलाने वाले लोगों के लिए तो ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिजी लॉकर वगैरह, इसको चलाया जा सकता है पीडीएफ के रूप में सब डॉक्यूमेंट्स को सेव। जी। तो ये सब चीज़ें जो है अनिवार्य चीज़ें हैं। डिजी लॉकर से एक फ़ायदा यही है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप हार्ड कॉपी कहीं भूल गए हैं तो बस आप अपने पासवर्ड बस बताइए वहाँ पे संबंधित जगह पे, तो आपके पासवर्ड डिजी लॉकर ऐप में जाके आपके पासवर्ड को वो करके लॉगिन करके और आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगले को चाहिए वो डॉक्यूमेंट सब निकाल सकता है। और सबसे खास चीज़ यह है कि उसकी जो है डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसी सुविधाएं भी हो गई हैं कि डिजी लॉकर के तहत जो है आप मतलब सारे जैसे बहुत सारे संस्था आपके डिजी लॉकर में ही दे रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में ही मिल जा रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। तो ये है, ये सब जो सुविधाएं हैं डिजी लॉकर के अंतर्गत। तो मैं बता रहा था आपको यह मिसाइल जो है आप इसमें लिखे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत इंटरसेप्टर AD-1, ADS-1, इंटरसेप्टर AD-1 करके इसी सीरीज में आते हैं। इंटरसेप्टर AD एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंसिव प्रोग्राम में एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम में द मिसाइल, इसमें लिख लें आप लोग, यह मिसाइल 2 स्टेज के रूप में है, 2 स्टेज मोटर के रूप में है। इसमें इंग्लिश में लिखना चाहे द मिसाइल प्रोपेल्ड बाय ए 2 स्टेज मोटर, द मिसाइल प्रोपेल्ड बाय, द मिसाइल प्रोपेल्ड बाय 2 स्टेज मोटर। मैं आपको बताता हूँ क्या है 2 स्टेज मोटर। 2 स्टेज मोटर क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्टेज में इसके मोटर लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए बाई चांस की एक खराब हो जाता है, किसी तकनीकी खराबी आने की वजह से, तो आपका दूसरा मोटर तो कम से कम काम करेगा ना। अब पता चले एक ही मोटर रहे वो भी खराब हो जाए ना, तो फिर तो दिक्कत तो हो जाएगी ना। इसलिए 2 स्टेज
कि इसमें मोटर बनाया गया होता है, मोटर इसमें लगे रहते हैं, तो यही है मतलब 2 स्टेज मोटर, ठीक है ना। और इसमें अगला पॉइंट लिखे, यह एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको कहते हैं एक्सो एंड एंडो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाहर हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर, एक्सो एंड इंडो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, के अंदर कार्य करता है। दोनों एटमॉस्फेयर से, जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बाहर भी अगले लेयर में भी जाके काम कर सकता है और एटमॉस्फेयर के अंदर भी काम कर सकता है। और इसमें लिखे एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। कंट्रोल भी करता है, नेविगेशन भी करता है और गाइडेंस भी करता है। अब आप समझेंगे कंट्रोल, नेविगेशन और गाइडेंस में क्या है। ये लिखिए थे, इधर वाला हो गया था ना, कंट्रोल, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। अब प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है, इसमें क्या है, ये कंट्रोल भी करेगा किसी अगले मिसाइल को, शत्रु मिसाइल को, और नेविगेशन भी करेगा। मतलब वो क्या करेगा, आपको सभी दिशाओं का ज्ञान भी कराएगा, कहाँ किस जगह पे उसका दिक्सूचक, अगली मिसाइल का और अपनी खुद का, और क्या करेगा, गाइड भी करेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रणालियां इसमें एंटी बैलिस्टिक टाइप के मिसाइल्स में होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं खाली छोड़ा उसके लक्ष्य को, मतलब उसको खत्म करने के छोड़ दिया जाके बस, नहीं, ऐसा नहीं। वो देखेगा अगर कहीं से वो पाथ भी अगर बदल रहा है उसका, तो उसी पाथ पे जाकर उसको मारेगा, क्योंकि वो क्या है, एंटी बैलिस्टिक टाइप का मिसाइल। ऐसा नहीं अगर उसने मान लीजिए पाथ भी अगर शत्रु मिसाइल ने बदल दिया, तो ये उसी पाथ को भी बदलेगा, उस पाथ को बदल के और उसको जाके भेज देगा, वहां पे उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इस टाइप की मिसाइल बनाई गई है, क्या है, एंटी बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल, ठीक है। और टारगेट को लिखे इसमें, यह एडवांस कंट्रोल सिस्टम, इसमें एडवांस कंट्रोल भाषा लगा लीजिएगा, यह एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, यह एडवांस कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम लिख के, और टारगेट को बहुत हाई स्पीड से, और टारगेट को गाइडेंस सिस्टम है, उसके बाद लिखना है, और टारगेट को बहुत हाई स्पीड से ऊपर ही मार गिराएगा, हवा में ही मार गिराएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा या नष्ट कर देगा। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यह जो है, इसे 5000 किलोमीटर से ही ट्रेस कर लिया जाएगा। अब आप सोचिए कि 5000 किलोमीटर एक दूरी होती है, 5000 किलोमीटर से ही ट्रेस कर लिया जाएगा। और मैक की अगर स्पीड देखी जाए तो 1195 किलोमीटर की एक मैक, जो कि पर आवर के हिसाब से होता है। अगर किसी का कितना भी मैक हाई स्पीड हो, तो 5000 मतलब अपने आप में उसको इतना समय तो मिल ही जाता है, कितने देर में तब तक कंट्रोल रूम क्या करेगा, अपनी एंटी बैलिस्टिक भेजेगा, और उतने देर में एंटी बैलिस्टिक उसको हवा मार के गिराने में सक्षम है। इतना समय जो है उसके पास, मतलब शत्रुओं के पास भी है और जो बचाव लोग हैं उनके पास, तो सबके पास इतना समय है, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई स्पीड की जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स को विकसित कर रहे हैं। अभी मैं इससे पहले बात कर रहा था, कौन सी, जो सौर कितने मैक की है, 24 मैक,
अब आप सोचिए कि एक घंटे में 29,401 किलोमीटर में जो है क्या करेंगे, तब तक तो अपने आप में सौर मिसाइल बहुत तगड़ी मिसाइल है भाई। इसको बहुत ही संभव नहीं है एंटी बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल से रोक पाना, क्योंकि जब तक तैयारियां पूरी होगी तब तक वो गिर जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह की प्रणालियां धीरे धीरे विकसित की जा रही हैं। तो इसमें एक पॉइंट और लिखे, इसे 5,000 किलोमीटर से ही ट्रेस कर लिया जाएगा। इसे 5,000 किलोमीटर से ही ट्रेस करना या पहचान ट्रेस कर लिया जाएगा, ट्रेस कर लिया जाएगा। सन 2000 में ही जब पाकिस्तान व चीन जैसे देश बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहे थे, तब भारत एंटी बैलिस्टिक पर काम शुरू कर दिया था। अब आप सोचिए कि भारत शुरू से क्या रहा है, अपनी प्रतिरक्षा, अपने बचाव में हमेशा काम किया है। आक्रामक कभी रहा नहीं। भारत जैसा जो राष्ट्र है कभी आक्रामक नहीं रहा किसी के ऊपर। कि क्या किया, हमेशा सुरक्षात्मक दृष्टि से इसकी जो नीतियां रही सुरक्षात्मक रही। तो इसलिए जब वो बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहे थे भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्र, तब ये क्या किया था, अपनी एंटी बैलिस्टिक पर काम शुरू कर दिया कि मतलब अगर ये मारक के लिए बना रहे तो हम प्रतिरक्षा के लिए बना रहे हैं। ये कितना मारेंगे, हम उतने ही प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करेंगे। जब तो भारत की शुरू से यह नीति रही है कि सुरक्षात्मक दृष्टि, आक्रामक कभी नहीं। तो इस तरह से खैर अच्छी नीतियां रही हैं भारत की। और इसमें अगला पॉइंट, फेज 1 का काम 2010 में पूरा हो चुका था। फेज 1 का काम 2010 में पूरा हो चुका था। मतलब 2000 से ही लगा समय, 10 वर्षों का जो समय लगा उसमें फेज 1 का काम पूरा हो चुका था। इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भारत जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पृथ्वी मिसाइल पर बेस्ड है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पृथ्वी मिसाइल पर ये बेस्ड है भाई, क्या, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या जो है पृथ्वी मिसाइल पर बेस्ड है। और इसमें आप लोग स्पेशल नोट में लिखेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि अभी तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और इजराइल के पास थी। भारत में बीएमडी के लिए इजरायली मदद किया है। भारत ने बीएमडी के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में इजरायली मदद किया है। भारत ने किससे मदद किया, इजराइल से मदद किया है। ठीक है ना। इसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, बीएमडी के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए इजरायली मदद किया है। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारशिप्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। कुछ ऐसे शिप्स हैं, जहाज छोटे छोटे हैं जो बेड़ों में शामिल बीच बीच में होते रहते हैं। और वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारशिप्स, जिसमें जहाजों से भी क्या कर रहे हैं, वहां हमले कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसके बाद लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारशिप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारशिप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारशिप्स।
वार्षिक। तो हदी हो जाती है। देखिए इनमें कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कॉर्बेट्स एक होता है, कॉर्बेट्स। कॉर्बेट्स क्या है, लिख ले आप लोग, वार्षिक के रूप में कॉर्बेट्स, CORBETS, कॉर्बेट्स। कॉर्बेट्स जो होते हैं छोटे, लिखे इसके बारे में, कॉर्बेट्स CORBETTES, कॉर्बेट्स आप लोग सुने होंगे वीडियो वगैरह में। कॉर्बेट्स होते हैं जो छोटे बेड़े में जो शामिल किया था, छोटी छोटी जहाजें। कॉर्बेट्स नहीं सो गया था क्या भाई इसको? कॉर्बेट्स छोटे व हल्के हथियारों वाला, कॉर्बेट्स छोटे व हल्के हथियारों वाला स्मॉल वारशिप, स्मॉल वारशिप, स्मॉल वारशिप, स्मॉल वारशिप होते हैं, होते हैं, होते हैं। ये उच्च गतिशीलता वाले जहाज, ये उच्च गतिशीलता वाले जहाज होते हैं। अब आप सोचिए कि समुद्र में छोटे छोटे जहाज अगर हैं, उनपे मिसाइल से लैस हो, हथियारों से लैस है, तो उनको किसी भी तरफ रोटेट कराओ, घुमाओ, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं भी उनको घुमा लीजिए उनको, है। और बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनके लिए समस्या होगी ना, उनके लिए घुमाने के लिए बहुत देर देर तक दिशा निर्देश देना पड़ेगा, है, ताकि वो अपने पाथ में ही रहे। और छोटे छोटे कॉर्बेट्स क्या है, घुमा लिया कहीं से भी, कहीं से कहीं भी निकल सकता है। तो ये चीज है, उच्च गतिशीलता वाले जहाज होते हैं। इंडिया के पास 23 है कॉर्बेट्स अब तक, 23 कॉर्बेट्स अब तक लगभग है। अब इसके बाद आती है फ्रिगेट्स, कॉर्बेट्स के बाद आती है बात फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स, देखिए कॉर्बेट और फ्रिगेट, ये आप लोगों के किसमें आएगा जानते हैं? आप लोगों के उसमें आएगा, जैसे कथन और कारक में ज्यादातर ये पूछ लेते हैं कि फ्रिगेट्स की अपेक्षा कॉर्बेट्स रखना ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। फिर उसका एक कारक भी देगा कि कॉर्बेट्स से क्या होगा कि कभी भी इनको आपात स्थिति में संचालन इसका आसान है। तो अब यहाँ जो कथन है और कारक है, दोनों में क्या बात है कि पहले कथन का कारक क्या है, उसकी पुष्टि करता है, उसको समर्थन दे रहा है ना। आप लोग कथन कारक से परिचित है कि नहीं? कथन और कारक जो परीक्षाओं में आते हैं, एक ऐसा कथन देगा और फिर जो अगला जो कारक है वो बात, कारक वाली जो बात है वो पहले वाली बात को संतुष्टि प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और चारों ऑप्शन में आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए पहला ए सही है। पहले तो ये देखा जाता है कि सत्यता किसकी किसकी है, पहला सही है दूसरा भी सही है, ये तो ठीक है। फिर पहला जो अगर सही है तो क्या दूसरा जो कारक है क्या उसको समर्थन कर रहा है उस बातों को कि नहीं, ठीक है ना। नहीं तो उसी हिसाब से ऑप्शन आपके पास होते हैं, उसी पे आप ऑप्शन पे टिक करते हैं। तो इन सब मामलों में अगर हम इन जानकारियों को, छोटी छोटी जानकारियों को अगर अपने पास रखेंगे तो कभी भी पूछ सकता है और हम कभी भी उसको बता सकते हैं। जैसे फ्रिगेट्स को इसके अंदर लिख लें, फ्रिगेट्स को समुद्र तक के लड़ाकू जहाजों के रूप में, समुद्री लड़ाकू जहाज आप लिखे, समुद्री लड़ाकू जहाज के रूप में
जाना जाता है के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। इसके अंतर्गत शिवालिक क्लास की इसके अंतर्गत शिवालिक क्लास की शिवालिक इसके अंतर्गत शिवालिक अलग अलग वर्ग को इसमें बांटा गया है, अलग अलग टाइप में। जैसे शिवालिक वर्ग है, शिवालिक क्लास है इसका। इसके बाद तलवार और ब्रह्मपुत्र श्रेणी के फ्रिगेट्स हैं, ब्रह्मपुत्र श्रेणी के फ्रिगेट्स हैं। इनका मुख्य कार्य हमला करना है। फ्रिगेट्स का मुख्य कार्य क्या है? हमला करना है। इनका मुख्य कार्य हमला करना है। इसके बाद है आपका डिस्ट्रॉयर्स। हमने पढ़ा कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, और बारी आती है डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, वारशिप है, डिफरेंट टाइप का वारशिप। डिस्ट्रॉयर्स के अंतर्गत थोड़ा सा लिखे आप लोग। गश्त में छोटे व बड़े जहाजों को शामिल किया गया होता है और इसका प्रयोग एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर क्या है? गश्ती जहाज भी है और छोटे और बड़े जहाजों को शामिल किया गया होता है। इसका प्रयोग गश्त मीन्स पेट्रोलिंग समझते हो आप? जैसे पुलिस जैसे पेट्रोलिंग क्या करना होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया की रात भर घूम के सुरक्षा करते हैं, गश्त करते हैं। उसी को गश्त पेट्रोलिंग करना है, मतलब उसकी रक्षा करना, घूम के टहल के। जैसे बॉर्डर जो होती है आर्मी, वहाँ पे बॉर्डर पे भी ऐसे पहले क्या करते हैं? जैसे बॉर्डर है तो इस पे एक इधर से जाएगा हथियार लेके, एक उधर से आएगा, फिर एक इधर से आएगा तो एक इधर से जाएगा। जैसे रात भर वहाँ मार्च करते रहते हैं हथियार लेके, तो वही करना। ठीक है, तो जैसे आपके थाने के पुलिस चौकियों के लोग भी गश्त रात भर करते हैं। संवेदनशील एरिया में उनकी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, बहुत स्लो स्पीड में, धीरे धीरे हर तरफ निगरानी देते हुए, तो वही पेट्रोलिंग गश्त है। ठीक है, तो ऐसे ही पर्टिकुलर उस एरिया में उनके गश्ती जहाज के रूप में काम करते हैं। और इनको पीस कीपिंग में भी, इनको शांति मतलब बनाए रखने में, पीस कीपिंग में लिखेंगे आप लोग, पीस कीपिंग। सर इसका प्रयोग से बोल दीजिए, इसका प्रयोग से सर बोल दीजिए। सेंटेंस सर अधूरा रह गया है, सेंटेंस सर अधूरा रह गया है। अच्छा, क्या के लिए होता है? नहीं सर, गश्त में छोटे व बड़े जहाजों को शामिल किया गया है, इसका प्रयोग। हाँ, इसका प्रयोग उसी में आगे पीस कीपिंग में भी शांति बनाए रखने के लिए, पीस कीपिंग शांति व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत कोलकाता, विशाखापट्टनम, इसके अंतर्गत कोलकाता,
विशाखापत्तनम, ठीक है, कोलकाता, विशाखापत्तनम, और दिल्ली क्लास, दिल्ली, ये अलग अलग इनके वर्ग में बांटे गए हैं, ठीक है ना। दिल्ली क्लास, दिल्ली भी बोल सकते हैं, दिल्ली क्लास, राजपूत, राजपूत सभी में कॉमा करते जाइएगा आपको, राजपूत, और INS विशाखापत्तनम, और INS विशाखापत्तनम, इंडियन नेवल सर्विसेज। INS मींस क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विसेज, INS इंडियन नेवल सर्विसेज के लिए होती है, ठीक है ना, इंडियन नेवल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, इंडियन नेवल सर्विसेज विशाखापत्तनम। और यह इंडियन नेवी के पास 11 की संख्या में है, यह इंडियन नेवी के पास कितनी की संख्या में है? 11 की संख्या में है। और एक और आपके पास बचा हुआ अभी वार्षिक के रूप में क्रसियर्स, क्रसियर्स, ये क्या है भाई? क्रसियर्स क्या है? स्वयं पढ़ा और कौन से पढ़े? क्रसियर्स क्या है देखिए, इसके बारे में पढ़े। क्रसियर्स, क्रसियर्स, CRUISERS, क्रसियर्स। अब आप इसमें लिखेंगे, इसको समझेंगे, इन तीनों के मुकाबले सबसे हाईएस्ट पावर के रूप में, यह इन तीनों के मुकाबले सबसे हाईएस्ट पावर के रूप में, सबसे हाईएस्ट पावर के रूप में, सबसे हाईएस्ट पावर के रूप में है। इसका इस्तेमाल अमेरिका व रूस के द्वारा किया जाता है, इसका इस्तेमाल अमेरिका व रूस के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत मर्चेंट वेसल्स शिप्स, मर्चेंट वेसल्स शिप्स, वेसल्स शिप्स, ये सब वेसल्स शिप क्या है? बेड़े जहाज बोलते हैं, बेड़े, वेसल्स शिप्स, मर्चेंट व्यापारिक जो शिप होते हैं। अब आप समझें कि जो समुद्र में जो व्यापारिक जो शिप्स होते हैं उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ आम जनता की, जो आम पब्लिक की जो जिम्मेदारी पुलिसिंग की होती है, जो पेट्रोलिंग करती है, ऐसे ही समुद्री मार्ग में आने वाले प्रत्येक, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, जब हमारे अपने सीमा में आ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी हमारी बनेगी, कहीं से उनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इसीलिए गश्ती जहाज भी इस तरह के रखे गए होते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो किसको बता दिया जाए? गवर्नमेंट्स को बता दिया जाए, घूम के धड़ाक से मार दे उनको, वही उड़ जाए, इस तरह के जो चीजें, तो उनकी सीमाओं के अंदर समुद्र में भी इस तरह के अपने रखे गए हैं। तो जिसमें क्रसियर्स क्या है, अमेरिका और रूस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, काफी घातक रूप से इसमें हथियारों से लैस है, ठीक है ना, और अत्याधुनिक तरीके का ये क्या है, वार्षिक, ठीक है। इसमें इसका इस्तेमाल मर्चेंट वेसल्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है भाई? जहाँ पे सर वायुयान भी उतारे हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिन जहाजों पे, बताइए, जिन पानी के जहाजों पे सर वायुयान भी उतारे जाते हैं, जेट वगैरह। वायुयान, बिल्कुल, उसपे दो तरह की होती है। जैसे आपके बड़े बड़े INS विक्रांत, INS विराट, इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसपे बड़े बड़े लड़ाकू
उसी हिसाब से एक्सप्रेसवे भी तैयार किए जा रहे हैं। पता चला लड़ाकू विमान उतरा वही धस गया, उसका पहिया है मिट्टी में, ऐसा नहीं। मतलब उसमें इतने लंबे लंबे वो बनाए जा रहे हैं कि आप समझे कि कई 100 मीटर की लंबाई कि लड़ाकू विमान उसी पे उतर रहे हैं और उसमें एक प्रकार का उनका अवरोधक भी बनाता है, जाल टाइप का, कि विमान उतरते ही उस पर लैंड करते ही एक उसमें जाल उसके पहिए ऐसे फंसा दिए जाते हैं, जो लंबा रनर उसका रनिंग न होने वाला था, उस पर उतर के क्या करेगा, समुद्र में गिर जाएगा। तो ये है इसमें, मतलब इस तरह के जो है इनका क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को इमरजेंसी रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर को के रूप में किया जाता है। अभी इंडिया के पास कोई क्रसियर्स नहीं है। क्रसियर की जो पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो क्रसियर अभी है नहीं उस हिसाब का, ठीक है ना। अभी इंडिया के पास कोई क्रसियर्स नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें जो है हम लोगों ने जितना अब तक देखा है पढ़ा है वो सब थोड़ा सा इसको देखेंगे, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप हमसे पूछेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, हम लोग कल वाली बात थोड़ी सी कर लें, जो अलग से एक पॉइंट था। पॉइंट कैसा था, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। MTCR क्या है भाई, देख लें, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के समय का, और पिछले विगत 2 वर्षों से चल रहा है, और भी समय से चल रहा है MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी नोट कर ले, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसकी स्थापना 1987 में, इसकी स्थापना 1987 में G7 देशों के द्वारा किया गया। अब आप उसमें एक चीज और लिख लें, G7 देश कौन कौन से थे, सूचना को भी, जानकारी को भी जरूरी है जानना, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, इतने जो राष्ट्र हैं, G7 के जो राष्ट्र हैं, इन्हीं देशों के द्वारा जो है क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई 1987 में, ठीक है ना। और ये जो सदस्य देश थे, 35 सदस्य देश थे इसमें, इसके MTCR 35 सदस्य देश थे। एक नया सदस्य भारत जो है, एक नया सदस्य भारत इसमें जून 2016 में जुड़ा। जून 2016 में नया सदस्य भारत जुड़ा,
ठीक है, जुड़ा। और एक इसमें इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पॉइंट है, चीन का जो आवेदन है, चीन का आवेदन 2004 में किया गया था। चीन के द्वारा 2004 में आवेदन किया गया था, जो कि शामिल नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब MTCR का जो उद्देश्य है इनके बनाने का, इसको भी हम लोग जान लें कि इनका उद्देश्य क्या है बनाने का। इस तरह के जो है ग्रुप का, इस तरह से इनका उद्देश्य क्या है बनाने का। तो जो इनका उद्देश्य है वो यह है कि 300 किलोमीटर अथवा 300 से अधिक किलोमीटर, 300 अथवा 300 से अधिक किलोमीटर मारक, लिखिएगा नहीं, थोड़ा समझिए, 300 या 300 से अधिक किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो मिसाइल थी, इन सदस्य देशों के अंतर्गत इनको लेन देन का जो कार्य है, मतलब हर कोई एक दूसरे से न लेन देन, इन्हीं सदस्य देशों के द्वारा इनका लेन देन किया जा सकता है जो इनके अंतर्गत हो। 35-36 जो देश है इनके, इन्हीं के द्वारा इनका लेन देन किया जा सकता है। तो इसमें आप लोग अब लिखे 300 किलोमीटर या 300 से अधिक, 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाले मिसाइल का आपस में लेन देन कर सकते हैं, आपस में लेन देन कर सकते हैं। आपस में लेन देन कर सकते हैं। आप लोग अब लेट तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, छोड़ दिया जाएगा, चलिए बहुत